Hello students, myself Kajal Shukla और welcome to my channel Literature Dive। और यहाँ पर हम 10th क्लास का सिलेबस कवर कर रहे हैं और हमने शुरुआत की है पोयम से। तो आज की जो हमारी पोयम है अ टाइगर इन द जू, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। हमने डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस सॉरी वो भी कवर कर ली है। अगर आपको वो पढ़नी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी पोयम की, जो है सॉरी जो है अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इसका थीम बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है या थीम क्या है या कवि इस पोयम के थ्रू क्या कहना चाहता है, तो ये मैंने कॉमन 5-6 लाइनें ऊपर लिखी हैं जो आप लिख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इनको ऐड किया जा सकता है और ये काफी पोटेंट लाइंस हैं जो आपके क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देंगी, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं। दिस पोएम विविडली मिरर्स द stark contrast between the life of a tiger in captivity and its natural life in the wild। ये जो पोयम है बहुत ही स्पष्ट रूप से मिरर्स यानी प्रदर्शित करती है द स्टार कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाती है किन दोनों के बीच में, द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन कैप्टिविटी, जिसे बंधक बनाकर रखा गया है उस टाइगर की लाइफ में, और एक वो टाइगर जो इट्स नेचुरल लाइफ इन द वाइल्ड, जो अपनी नेचुरल लाइफ में रहता है, जंगल में रहता है, नेचुरल हैबिटेट में रहता है। द पोएम अपील्स आवर माइंड एंड हाईलाइटिंग द लॉस ऑफ फ्रीडम एंड नेचुरल बिहेवियर इन अ जू। कि पोएम क्या कर रही है, अपील्स कर रही है, अपील कर रही है हमारे माइंड को और हाईलाइट कर रही है कि लॉस ऑफ फ्रीडम को, कि जो कैप्टिविटी में जो हमारा टाइगर है उसके पास फ्रीडम नहीं है और नेचुरल बिहेवियर उसका जू में क्या है। इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए बी ए बी ए बी, क्योंकि इसमें 5 स्टैंजाज हैं। 5 स्टैंजाज में 4-4 लाइन के स्टैंजा है, तो हर स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। Question number 1. Notice the use of the word repeated in lines such as these. On pads of velvet quiet, in his quiet rage, and stare with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो यहाँ पर वो कहना क्वेश्चन ये है कि ये जो रिपीटेड लाइंस हो, रिपीटेड वर्ड्स हैं, क्वाइट क्वाइट और ब्रिलियंट ब्रिलियंट, ये रिपीटेशन क्यों अप्लाई किया है हमारे पॉइंट ने। तो इसका आंसर, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। मुझे बुक में से जो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मुझे ये वाला ही अच्छा लगा, बाकी तो सिंपल सा है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताना होगा कि रिपीटिशन होता क्या है। रिपीटिशन इज द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू एम्फसाइज अ पर्टिकुलर इमोशन, एक्शन एंड क्रिएट अ डीप इफेक्ट। रिपीटिशन एक पोएटिक डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है एम्फसाइज करने के लिए, जोर दे के बताने के लिए, क्या, अ पर्टिकुलर इमोशन, कोई विशेष इमोशन, कोई विशेष एक्शन, या डीप इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम रिपीटेशन करते हैं वर्ड्स का। जैसे ब्रिलियंट आईज एंड ब्रिलियंट स्टार, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, लॉस ऑफ फ्रीडम के इमोशन को एम्फसाइज किया जा रहा है। हियर बाय यूजिंग दिस पोइट विविडली पेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ टाइगर, सॉरी यहाँ मैंने ऑफ नहीं लिखा, पैड कर लीजिएगा। Here, by using this, poet vividly paints the intensity of tiger's rage and his helpless quiet। यहाँ पर रिपीटिशन का यूज कर कर पोइट बहुत ही स्पष्ट तरीके से चित्रित करता है, क्या, इंटेंसिटी ऑफ टाइगर्स रेज, टाइगर के गुस्से को,
उसके गुस्से की अधिकता को एंड हिज हेल्पलेस क्वाइट, और उसकी जो असमर्थता है, जिस असमर्थता के चलते वो चुप हो गया है, उसको वो पेंट कर पा रहा है। टाइगर्स रेज विच इज इनफ टू टेरराइज होल जंगल, टाइगर का वो गुस्सा जो इनफ था सारे जंगल को टेरराइज करने में, इज एज क्वाइट एज हिज वेलवेट पैड्स, और उसका गुस्सा इतना शांत है जितना शांत उसके वेलवेट पैड्स हैं जिनसे वो चल रहा है फ्यू स्टेप्स। एंड ही कैन नेवर बी एबल टू एंजॉय द ब्रिलियंसी ऑफ फ्रीडम, और वो कभी भी एबल नहीं हो पाएगा ब्रिलियंसी ऑफ फ्रीडम को एंजॉय करने में। आल दाउ ही ऑल्सो हैज ब्रिलियंट आईज, यद्यपि वो ब्रिलियंट चमकती हुई आंखें तो रखता है, वो चमकते हुए सितारों को भी देख रहा है, पर फिर भी वो फ्रीडम की ब्रिलियंसी को कभी एंजॉय नहीं कर पाएगा। दस इसलिए थ्रू द रिपीटिशन के द्वारा पोइट सक्सेसफुली गिव्स, पोइट सफलता पूर्वक देता है, क्या देता है, अ वंडरफुल इफेक्ट टू द पोयम एंड रीडर्स माइंड, पोइम को और रीडर के माइंड को एक शानदार इफेक्ट क्रिएट करके हमारे पोइट दे रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, ये जो फ्रेज पोइट ने यूज की है कि उसकी स्ट्रेंथ बार्स के बिहाइंड है, इससे आप क्या समझते हैं। दीज लाइन शो दैट हिज पावर्स आर रेस्ट्रिक्टेड, ये लाइन शो करती हैं कि उसकी पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बांध दिया गया है, एंड हिज फेरोशियसनेस, और उसका वो जो उग्र वाला रूप था, इस केज्ड, उसको भी केज कर दिया गया है। कहाँ कर दिया गया है, इन कॉन्क्रीट सेल, एक सीमेंट की और कंक्रीट से बने हुए कमरे के अंदर। हिज फ्रीडम हैज बीन कर्टेल्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ केज, उसकी स्वतंत्रता को कर्टेल्ड यानी कि बंद कर दिया गया है। कहाँ बंद कर दिया गया है, बिहाइंड द बार्स ऑफ केज, पिंजरे की बार्स के पीछे। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, व्हाई डू यू थिंक द टाइगर वॉज स्टॉकिंग इन द केज, व्हाट डज इट शो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो स्टॉकिंग क्यों कर रहा है केज में, और वो जो केज में स्टॉकिंग कर रहा है चुपचाप एकदम क्वाइट रेज में, ये क्या शो करता है। द टाइगर वॉज स्टॉकिंग इन हिज केज बिकॉज दिस इज द मियर थिंग ही कुड डू हियर, वो कर भी क्या सकता है, वो उस केज में, वो जरा से कुछ 4-5 कदमों के केज में वो क्या कर सकता है। दिस इज द मियर थिंग, बस यही एक चीज है जो वो वहां कर सकता है। न वो छलांगे मार सकता है, न वो लर्क कर सकता है। ही इज नॉट एबल टू लर्क इन शेडो, वो एबल नहीं है, वो संभव नहीं है, वो सक्षम नहीं है कि वो किसी शेडो के पीछे जाके लर्क करे, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास में स्लाइड करे, और स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, या फिर घरों के आसपास गुर्राता फिरे। His stalking in his quiet rage shows his helplessness. उसकी स्टॉकिंग अपने क्वाइट रेज में जो वो स्टॉकिंग कर रहा है वो शो करती है उसकी हेल्पलेसनेस को, उसकी फ्रस्ट्रेशन को, उसके एंगर को, एंड मैनी मोर इमोशंस, और आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते इतने इमोशंस हैं उसके अंदर, विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अस, जो हमारे द्वारा नापे नहीं जा सकते, बिकॉज वी आर फ्री एंड इनह्यूमन। क्यों नहीं नापे जा सकते, क्योंकि हम फ्री हैं और हम अमानवीय हैं, हम उसके दुख का, उसके दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जब तक हमें इस तरह से कैद करके नहीं रखा जाएगा तब तक हम उन जानवरों के दर्द को नहीं समझ सकते जो कि केज में बंद है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है, कुछ मेरे मनोभाव हैं, कुछ पोइट के मनोभाव हैं, और ये जो पोएम की लाइनें मैंने यूज की है ना, लर्क इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, ये इसलिए यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि एग्जामिनर के ऊपर आपके आंसर का एक गुड इम्पैक्ट पड़े, उसे ये पता चले कि आपने पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ डिफरेंस आता है टॉपर्स की कॉपी में और हमारी कॉपी में। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द पोइट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट।
पोइट कैसे कॉन्ट्रास्ट करता है टाइगर इन द केज में और टाइगर इन द फॉरेस्ट में। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़े लगे, लेकिन आप चाहें तो इनको शॉर्ट भी कर सकते हैं। और बड़े क्वेश्चन याद करने का फायदा ये होता है कि जो आपके स्टेंजा आएगा और उसमें से जो क्वेश्चन पुट अप होंगे वो बहुत ही माइनर से क्वेश्चन होंगे, उनको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। Leslie Norris creates a picturesque image of a tiger in the zoo and a tiger in its natural habitat. लेस्ली नॉरिस क्रिएट करते हैं एक बहुत ही पिक्चरस्क इमेज का मतलब है आपके दिमाग में बिल्कुल उसकी पिक्चर बन जाएगी। अगर आप जू के टाइगर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके सामने जू क्रिएट हो जाएगा, सेल क्रिएट हो जाएगी और उसमें घूमता हुआ शेर दिखेगा। अगर आप उसकी नेचुरल हैबिटेट वाले टाइगर का वर्णन पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ग्रास शो होने लग जाएंगी और प्लम्प डियर, वाटर होल सब आ जाएंगे। तो बहुत ही पिक्चरस्क इमेज दी है लेस्ली नॉरिस ने हमें यहाँ पर। द सेम टाइगर, वही टाइगर हु नोज हाउ टू लर्क बिहाइंड द शेडो, जो जानता है कि शेडो के पीछे कैसे घात लगाई जाती है। हाउ टू एम्बुश हिज प्रे, अपने प्रे को कैसे गुमराह किया जाता है और उसको किस तरह से पकड़ लिया जाता है। Whose roar is enough to terrorize the whole human community, वो उसकी जिसकी दहाड़ सारी की सारी ह्यूमन कम्युनिटी को टेरराइज करने के लिए इनफ है। हु इज द किंग ऑफ हिज एम्पायर, जो अपने एम्पायर का किंग है। इज लीड्स अ पैथेटिक लाइफ बिहाइंड द बार्स, वो क्या कर रहा है, वो बिहाइंड द बार्स एक पैथेटिक लाइफ जी रहा है। ही इज डिप्रेस्ड एंड लो इन स्पिरिट्स, वो डिप्रेस है, निराश है और वो बिल्कुल खुश नहीं है। दैट ही इग्नोर्स द विजिटर्स एंड फील्स हेल्पलेस, वो विजिटर्स को भी इग्नोर करता है और हेल्पलेस फील करता है। ही कीप्स ऑन स्टेयरिंग द ब्रिलियंट स्टार्स, वो केवल चमकते हुए सितारों को घूरता रहता है। इन द ओपन स्काई, जो कि खुले आसमान में है। दिस सैडली रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज लॉस ऑफ फ्रीडम, और वो चमकते हुए स्टार्स उसको रिमाइंड करते हैं कि स्टार्स तो फ्री हैं बट वो फ्री नहीं है, और उसके ग्रीफ को, उसके दुख को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर देते हैं। चलिए अब यहाँ हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आप ये 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लोगे अच्छे से तो सारे छोटे-छोटे वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा इस पोएम में मैंने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है जो आप अलग से पढ़ें। अब इसके लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, फिर भी कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, तो वी हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स। तो पहली लिटरेरी डिवाइस जो इसमें यूज की गई है वो है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण अलंकार, जहां पर इन ह्यूमन थिंग्स को या इन एनिमेट, सॉरी ये तो एनिमेट है, लेकिन जानवरों को भी ऐसा शो कराया जाता है कि वो एज अ ह्यूमन हो। जैसे ही स्टॉक्स, अब जानवरों के लिए क्या यूज करते हैं, इट, लेकिन पोइट ने फर्स्ट लाइन फर्स्ट लेटर में ही यूज किया है, यानी कि वो उसको पर्सोनिफाई कर रहा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, इस लाइन में ही और हिज का प्रयोग, द पोइट रेफर्स द टाइगर एज ही, नॉट इट, thus the tiger has been personified by the poet। मेटाफर, रूपक अलंकार, जहां पर तुरंत मतलब जैसे मैं बोलूं कि सीता चांद के समान सुंदर है, यानी कि एज और लाइक का प्रयोग किए बिना तुलना की जाती है। द पॉज ऑफ टाइगर हैज बीन हैव बीन कंपेयर्ड विद वेलवेट, उसके जो पॉज है, उसके जो पंजे हैं, उन्हें वेलवेट ही बोला गया है, तो यहाँ ये मेटाफर है। एंजाममेंट, पिछली दोनों पोएम में हमने एंजाममेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है क्योंकि उन पोएम्स में भी थ्रू आउट एंजाममेंट का यूज हुआ है, जहां पर एक सेंटेंस या एक आइडिया आर बीइंग कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पोज, कोई पॉज नहीं होता, कोई कॉमा, कोई कॉलन, कोई सेमी कॉलन, कोई फुल स्टॉप नहीं होता और लाइंस चलती जाती हैं, आपका आइडिया चलता जाता है, वहां पर एंजाममेंट होता है। सॉरी, हाँ एक पेज उसमें एक्स्ट्रा आ गया है, आप देख लीजिएगा। 4th नंबर का आप देखिए, इमेजरी।
इमेजिनरी मतलब द पोइट हैज बिन डिटेल्ड विजुअल डिस्क्रिप्शन, विजुअल डिस्क्रिप्शन है, आपकी आंखों के सामने पिक्चर चलेगी। जब जू का टाइगर का डिस्क्रिप्शन हो रहा होगा तो आपके दिमाग में जू क्रिएट होगा, आपके दिमाग में सेल क्रिएट होगी। और जब जंगल के टाइगर का वर्णन होगा तो आपके दिमाग में लर्किंग, स्लाइडिंग, इस तरह के वर्ड्स यूज करके एक इमेजिनरी, शानदार इमेजिनरी क्रिएट की है लेस्ली नॉरिस ने। वो बहुत सफल हुए हैं इमेजिनरी को क्रिएट करने में। ऑक्सीमोरोन, the poet has used two words which are opposite in meaning, quiet, rage। rage का मतलब होता है गुस्सा और quiet यानी शांत। अब गुस्सा शांत कैसे हो सकता है? अगर दो opposite words को एक ही expression में एक साथ यूज किया जाए तो उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। अगर इन दोनों के बीच में एंड होता तो फिर यहाँ पर एंटीथेसिस हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन है। सेनेक्डोक, the poet has been used the phrase vivid stripe for the whole body of the tiger। अब इसको आप इससे समझो, the pen is the mightier from the sword, ऐसे करके कुछ फ्रेज है कि पेन जो है वो तलवार से ज्यादा माइटी है, ज्यादा पावरफुल है। तो पेन मीन्स रखा हुआ पेन नहीं, पेन मतलब लेखक, मतलब कवि। वो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वो वाली चीज कि तलवार से ज्यादा पावरफुल होता है पेन। लेखनी से जो लिख दिया गया वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो वहां वो पेन का यूज पूरे कवि समुदाय के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ ये विविड स्ट्रिप्स, उसके शरीर पर जो धारियां हैं उनका प्रयोग उसकी होल बॉडी को दिखाने के लिए किया गया है। तो इस तरह का जब एक्सप्रेशन दिया जाता है तो वहां पर साइनिक डॉकी होता है। असोनेंस देखिए, असोनेंस हमने पहले भी पढ़ा है। देर इज अ प्रोमिनेंट साउंड ऑफ वोवल आई। रिपीटेड साउंड जब आते हैं वॉवल्स के तो वहां पर असोनेंस होता है। जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, तो आई का रिपीटेड साउंड आ रहा है। बारिंग हिज वाइट फैंस हिज क्लॉज, तो यहाँ पर भी आई का और ए का भी रिपीटेड साउंड आ रहा है। बारिंग वाइट फैंस एंड क्लॉज, तो ए का भी रिपीटेड साउंड आ रहा है। कॉन्सोनेंस, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, जो कि यहाँ पर एस का आ रहा है। बारिंग हिज, तो स आ गया। वाइट फैंस, स आ गया। हिज, फिर क्लॉज। स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, फिर एस 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 साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस आ गया, सॉरी। अगला है हमारा एलिटरेशन। रिपीटेड साउंड ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। स्टार्टिंग लेटर होना चाहिए। रिपीटेड साउंड कॉन्सोनेंस में भी था, सॉरी कॉन्सोनेंस में भी था और एलिटरेशन में भी है, बट वो रिपीटेड रिपीटिशन ऑफ द लेटर एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। यहाँ पर साउंड नहीं है, यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ द लेटर है, वहां रिपीटिशन ऑफ द साउंड था। तो प्लम डियर पास, तो पी पी पास में आ रहा है। ही हियर्स, बिहाइंड द बार्स, ये बी बी, ये सब स्टार्ट से आ रहे हैं, मतलब इनका लेटर स्टार्ट हो रहा है और क्लोजली प्लेस्ड है, तो यहाँ पर एलिटरेशन आ रहा है। ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया में साउंड होते हैं। जब पोइट हैज यूज द वर्ड स्नार्लिंग डिनोट द, मतलब साउंड क्रिएट करने के लिए, जैसे म्याऊ 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 वर्ड आ रहा है तो ये किसका साउंड है? बिल्ली का, तो वहां पर ओनोमोटोपोइया है। हिजिंग साउंड आ रहा है, हिज, तो ये सांप का साउंड है, तो फिर वहां पर ओनोमोटोपोइया है। और उसी तरीके से यहाँ पर स्नार्लिंग आ रहा है। स्नार्लिंग मतलब गुर्राना, तो गुर्राना किसका साउंड है? टाइगर का साउंड है, तो यहाँ पर ओनोमोटोपोइया का प्रयोग किया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपीटिशन। द वर्ड ब्रिलियंट हैज बीन रिपीटेड टू एम्फसाइज द इमोशन। और ब्रिलियंट और एक और था ना क्वाइट, हाँ, क्वाइट वर्ड का यूज बार बार रिपीटेड इसलिए किया गया है ताकि अपने इमोशंस को एम्फसाइज कर सके हमारे पोएट। सॉरी। तो ये हुई हमारी पोयम। हमने इसके सारे क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए और लिटरेरी डिवाइसेस हमने इसकी कवर कर ली हैं। बीच में ये एक्स्ट्रा पेज एक आ गया है तो आप इसको देख लीजिएगा, हटा दीजिएगा पढ़ते वक्त।
और आपको ये पोएम कैसी लगी, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्वेश्चन आंसर्स कैसे लगे और इनकी जो लैंग्वेज है वो आपको कैसी लगी, आपकी सारी विचार जो हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये बहुत प्रेशियस है मेरे लिए, ये मुझे आगे की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू सो मच।